हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नेशनल एक्शन प्लान का और इस हवाले से हुकूमत की जो नई हिकमत अमली हो सकती है या है और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए जो हुकूमती दावे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सियालकोट के वाक़े के बाद वफाकी हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है और ये भी कहा है कि जो मुख्तलिफ क़वानीन हैं उनकी ऊपर भी नज़रसानी की जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी साहिबा ने मीडिया को बताया कि सियालकोट वाक़े के तनाज़ुर में हुकूमत अब ये जायज़ा लेगी कि नेशनल एक्शन प्लान पर कहाँ कहाँ अमल हुआ है, कहाँ नहीं हुआ और कौन से अहम क़वानीन में तब्दीली की ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया कि अब हुकूमत मज़हब की आड़ में किसी को तशद्दुद करने या तौहीन रसालत के नाम पर जुल्म करने वाले अनासर को माफ़ नहीं करेगी। श्रीलंकन मैनेजर की पुरतशद्दुद हजूम के हाथों हलाकत के बाद एक दफ़े फिर बहुत बहस हो रही है, बात हो रही है मुल्क में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त और नेशनल एक्शन प्लान का जो मौसर निफाज नहीं हुआ। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए और भी जो सियासी चैलेंजेस हैं वो वहाँ मौजूद हैं जिन पर बात होगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो एक बहुत अहम इशू है। अभी तक इस हवाले से हुकूमत की सफ़ों से मुतज़ाद आवाज़ें आ रही हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत और जो दीगर वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं वो EVM पर ही होंगे, मगर दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो EVM के ज़रिए हो नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर जो होता है एक पैनल होता है उम्मीदवारों का और वो EVM के ज़रिए एक पैनल के ऊपर वोटिंग नहीं की जा सकती। सियासी महाज की अगर बात करें तो PDM ने आखिरकार अपना जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद के लिए उसकी लिए तारीख का ऐलान कर दिया है और मगर हुकूमत जो है इसको एक बहुत बड़ा इशू समझ नहीं रही। इन सारे मामलात पर बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक विद अस। बैक नाजरीन, सियालकोट के तनाजुर में जो हुकूमत की तरफ से नेशनल एक्शन प्लान की अदम बर्दाश्त तो मुल्क में बढ़ रहा है, उस हवाले से जो बयानात आए हैं और थोड़ी सी सियासत की हम बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात। वेलकम टू द शो सर। चौधरी साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो सियालकोट का वाक़या हुआ उसके बाद ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब, ख़ास तौर पे आप, शीरी मज़ारी साहिबा, सबकी तरफ से बयानात आए, नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हुआ, अदम बर्दाश्त जो है मुल्क में इसके ऊपर बात हुई। तो सर अब बताएं कि क्या कोई आप लोगों ने कॉन्क्रीट प्लान्स भी बनाए हैं इस हवाले से या अभी ये करना बाकी है कि किस तरह इसको आप चैलेंज करेंगे, टैकल करेंगे, माफ़ करिएगा। हर वक्त जो कॉन्क्रीट प्लान है ना वो तो पहले ही बने हुए हैं। हमारे जो नेशनल एक्शन प्लान के नीचे एक जो कमेटीज हैं वो बनी हुई हैं, उनमें काम जो है वो कैसे होना है वो सारा चीज़ें बनी हुई हैं, हुआ है। अब असल जो मसला है वो अमल दरामद का है और जो अब एक बहस सोसाइटी में है। देखो, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि हुकूमत का है, जो एक्चुअली छोटा है। ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो सोसाइटी का है, मीडिया का है कि ये डिबेट हो कि आखिर हम जा किधर रहे हैं। तो इस इवेंट ने एक्चुअली हमारे मुआशरे के अंदर इस डिबेट को जन्म दिया है कि आखिर ये हम किधर जा रहे हैं और हम तो ऐसे नहीं थे जैसे कि इस यहाँ वाक़यात हो रहे हैं और जिस नज़र से, जिस लेंस से हमें देखा जा रहा है वो बड़ा नामुनासिब है। और ये जो बहस है ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम ये काफ़ी अरसे के बाद एक इस तरह की डिबेट जो है वो हुई है, चाहे वो ब्लास्फेमी लॉज हो, उसका जो मिसयूज़ है उसके ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है। इस तरह से पाकिस्तान में खुल के काफ़ी अरसे से इस पर बातचीत नहीं हुई थी और
اب یہ ایک چودھری صاحب امپورٹنٹ ہے. معاف کریے گا آپ کی بات یہ کاٹ رہی ہوں یہاں، بٹ آپ کا نہیں خیال کہ جب سلمان تاثیر صاحب کی شہادت ہوئی تب بھی ہم نے یہی سوچا کہ اب ہم کھل کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی مگر مسئلہ ہمارا کوئی بھی حل نہیں تب سے ہوا. سو ڈو یو تھنک کہ اب کوئی بہت مختلف وقت ہے یا مومنٹ ہے کمپیئر ٹو دا ٹائم جب سلمان تاثیر صاحب نے یہ بلاسفمی لا پہ گفتگو کی؟ نہیں، اس سے تو بہت ہی مختلف وقت ہے. وہ اس وقت تو بہت ڈویژن تھی سوسائٹی میں، اس بار تو بہت یونینیمٹی ہے. اور ایک جو سوچ ہے اس وقت سوسائٹی میں وہ بہت واضح ہے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ الاؤ نہیں کیے جا سکتے. جب اس وقت سلمان تاثیر صاحب والا معاملہ ہوا تھا اس وقت تو بہت زیادہ ڈویژن تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے یہاں پہ واقعات ہوئے اور جس طرح سے عدالتی سزاؤں کے بعد جو ریئیکشن آئے، اس سے تو پاکستان کی معاشرے کی جو ڈویژن سامنے آئی. لیکن اس واقعے سے تو ڈویژن نہیں، اس سے تو ایک اتفاق اور یونینیمٹی سامنے آئی ہے، جہاں ہر شخص یہ فیصلہ کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. چودھری صاحب گزشتہ میرے خیال میں ایک آدھ ہفتہ پہلے آپ نے ایک ایونٹ سے آپ نے خطاب کیا اور اس میں آپ نے ذکر کیا، یو سیڈ کہ یہ کافی حد تک جو مسئلہ ہے یہ ہمارے مین سٹریم ایجوکیشن کا ہے. مدرسوں کی بات ایک طرف، آپ نے کہا ہمارے جو کالجز اور یونیورسٹیز سے بچے نکل رہے ہیں. تو سر یہ کیا ایک ایسا ایشو ہے جس کو آپ کی حکومت اب ایڈریس کرے گی؟ کوئی اس پہ ڈیبیٹ ود ان دا گورنمنٹ ہو رہی ہے، کنسیڈرنگ کہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بھی تنقید ہوئی اور بہت بحث وہاں بھی چھڑی؟ نہیں، یہ سب سے میجر پرابلم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 80 کی دہائی کے بعد خصوصاً جو ہماری پالیسیز ہوئی افغانستان کے تناظر میں، اس سے جو پاکستان میں دو طرح کی ایجوکیشن سسٹم جو ہیں وہ بہت پرابلمٹک ہیں. آپ دیکھیے، ایک تو جو ہمارے مدارس ہیں، مدارس جو ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 100% ہمارا جو مدرسہ ہے وہ فقہ کے اوپر، فرقہ واریت کے اوپر بنیاد ہے اس کا جو کسی نہ کسی سیکٹ کا مدرسہ ہے. اب جب آپ سیکٹ بیسڈ ایجوکیشن دیں گے تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں ڈویژن بڑھنی ہے. پھر جو سیکٹیرین جو پرابلم ہے اس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کے اوپر مبنی ہے، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھ کے آگے جانے کے اوپر نہیں ہے، ایک دوسرے سے نفرت کے اوپر مبنی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت فنڈامنٹل اور بنیادی جو ہیں وہ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ابھی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو کس طریقے کی ایجوکیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6ٹھی کلاس سے 13ویں کلاس تک کی جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ بہت پرابلمٹک، اور اس کے اندر ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت پرابلمٹک ہیں، اور ہمیں اس کو جو ہے ایک ری ویمپ کی کرنے کی ضرورت ہے، جو بالکل آسان نہیں ہے. یہ ایکچولی بہت مشکل، بہت پیچیدہ اور بہت ایک تھکا دینے والا کام ہوگا. تو چودھری صاحب یہی تو پھر ایشو ہے نا سر، کہ کیونکہ جو سنگل نیشنل کریکولم پہ آپ لوگوں نے بھی ریفارم کیا ہے اس پہ خود بہت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں ایڈریس کر پایا جو کریکولم جو آپ لوگوں نے ری ویمپ بھی کیا ہے. کیا اب اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے ایک بالکل مختلف پرسپیکٹیو سے، جس پرسپیکٹیو سے آپ بات کریں؟ کیا یہ ممکن ہے آپ کی حکومت یا کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ اب کریکولم کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کے ریفارم کریں؟ کریکولم میں جو بنیادی طور کے اوپر تو آپ دیکھیے وہ 1 سے 5ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے ہے، اور اس میں جو ویوز ہیں ایکچولی میں شفقت محمود صاحب سے جب بات سنتا ہوں وہ بالکل مختلف ہے اس بات سے جو کہ کئی دفعہ اخبار میں آرٹیکلز پڑھتا ہوں. سو میں کافی کنفیوز ہوں خود بھی اس کے اوپر کہ آخر اس میں ایشوز کیا ہے. جب ہم ایک ڈیٹیل سے منسٹری آف ایجوکیشن سے سمجھتے ہیں تو اس میں پرابلمز اتنے نظر نہیں آتے جتنے ہمیں میڈیا میں نظر آتے ہیں. سو میں نے پچھلے ہفتے بھی شفقت صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایک میڈیا کو اور منسٹری آف ایجوکیشن کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ایک ایک پوائنٹ جس کے اوپر اعتراضات ہیں ان کو بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسپیشلی پنجاب میں ایک بہت ہی پرابلمٹک سچویشن ہے بورڈز کو لے کے. پہلے ایک وہاں پہ بورڈ کا چیئرمین تھا،
جس نے بہت ساری کتابیں وہاں پہ بین کر دی. فرسٹ مسلم جیسی کتاب جو ہے وہ وہاں پر بین کر دی گئی, اور جو تمام سیلیبریٹڈ کتابیں ہیں وہ بین کر دی گئی. اور اس کے بعد جو پنجاب اسمبلی سے عجیب و غریب قسم کے جو قوانین کے اوپر جو بات آئی, اس کے اوپر بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا رہا ہے. تو سر دیکھیں نا, یہی آپ نے بہت اہم بات کی ہے نا سر, کہ یہ, اور آپ یقین کریں یہ جو لاز پاس ہوتے ہیں, جو علماء بورڈ کا فار ایگزامپل جیسے لا تھا پنجاب اسمبلی میں, سب جماعتیں پولرائزیشن کے باوجود اکٹھی ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیا پی ٹی آئی, کیا پی ایم ایل این, یہی تو عدم برداشت ہے سر. اس کا کوئی حل نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ہے نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا تو ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو سمپل ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہمیں ووٹ ملیں گے, اور پولیٹیشینز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اپنے ووٹوں سے آگے کا, الیکٹیبلٹی سے آگے کا سوچتے نہیں ہیں, اور وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں جس سے ان کو ایک لگے کہ ہمیں ووٹ اس سے ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے, اور ہم بغیر اس کو دیکھے کہ الٹیمیٹلی ہمارے ملک کے لیے تباکن ہوگا, سوسائٹی کے لیے تباکن ہوگا, ہم ان ووٹوں کے چکر میں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملہ چاہے مذہبی نوعیت کا ہو, چاہے وہ نوکریاں دینے کا معاملہ ہو, چاہے وہ گیس دینے کا معاملہ ہو, ہر پاپولسٹ چیز جو ہے اس کو ہم جو پولیٹیشینز ہیں وہ اس کی سپورٹ شروع کر دیتے ہیں, جس سے ہمیں پالیسی کرائسس کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پنجاب اسمبلی میں یقیناً اس وقت ایک میجر پرابلم ہے, اور اب اس میں پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں اور جو آپ کا میں سمجھتا ہوں جو کیبنٹ ہے, ان کو اس میں بڑے رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے اپنی ایک حیثیت کے مطابق پہچانے, اور اپنے آپ کو تھوڑا ان معاملات کے اوپر, کچھ لوگ تو ہوں گے پنجاب اسمبلی میں بھی یقینی طور کے اوپر جو کہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں. ساری اسمبلی تو نہیں ہوگی, لیکن جو لوگ میرے خیال ہے ان کو بولنا چاہیے, ان کو بات کرنی چاہیے. بٹ چودھری صاحب یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹی ایل پی کی طرح کے ساتھ جس طرح حکومت نے ڈیل کیا, جو آپ کے اوپر بھی تنقید ہوئی کہ آپ نے پہلے بائی آپ آئی مین کہ گورنمنٹ نے جس طرح کا سٹینڈ لیا, پھر بیک ٹریک کیا, پھر پابندی ختم کی, اب اگلے الیکشن میں سب کو یہی خدشہ ہے کہ یہی ٹی ایل پی کے ایجنڈے پہ ہر پولیٹیشین الیکشن لڑنے کی کوشش کرے گا, اور یہاں پھر پی ٹی آئی کو بھی ہم ذمہ دار قرار دیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے بھی بیک ٹریک کیا. وہ بالکل ہی بیوقوفی ہوگا جو کہ ٹی ایل پی کے ایجنڈے کے اوپر الیکشن لڑنے کی کوشش کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی جو لائف ہے وہ بڑی تھوڑی اور ہوتی ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا اگلے الیکشن میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھیے ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے تو ان کی تو پولیٹیکل سپورٹ اڑ جاتی ہے, اور ابھی بھی ان کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے نا کہ ہم کوئی افغانستان تو نہیں ہے. ہم مطلب جو ووٹر ہے پاکستان کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت معاشرہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لیبیا, یمن یا افغانستان بنانا چاہتے ہیں؟ جب اس طرح کی ایکسٹریمسٹ پارٹیز کو اگر یہ بات میں مان لوں کہ وہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں, ان کا بڑا ووٹ بینک ہو گیا, اور اتنا ووٹ بینک ہو گیا ہے کہ پولیٹیشینز سوچیں گے کہ ان کے الیکشن لڑیں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا اس کی جو سوچ ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ وہ خود کو یمن, عراق, صومالیہ, افغانستان بنانا چاہتا ہے. اگر ہم بحیثیت سوسائٹی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ہمیں کلیکٹیو سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر تو علیحدہ بات ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے نہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں لوگ جو بھی ہے, اس واقعے نے بھی دیکھیں ہندوستان سے آپ ذرا کمپیریزن کریں اپنا, جہاں پہ جو موب لنچنگ ہے وہ ایک بالکل نیو نارمل ہو گیا. پاکستان میں جس قسم کا ری ایکشن ابھی آیا ہے اور پہلے بھی آیا ہے, یہ ری ایکشن بڑے کم ملکوں میں اس طرح آپ کو ملتا ہے جو کہ تباہی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. سو اس طرح کے ری ایکشن سے آپ کو ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا ملک اتنا ابھی نہیں
इन मामलात में इतना आगे नहीं गया जितने शायद बाकी कई ममालिक, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो है चला। चौधरी साहब, पर हुकूमत को कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ वर्बल कॉन्डेमनेशन या इस तरह के जो इवेंट्स जो अच्छे हैं जो गुज़िश्ता रोज हुआ, सिर्फ ये काफी नहीं है। वी नीड कॉन्क्रीट एक्शन ऑल्सो। तो उस हवाले से अब हुकूमत क्या करेगी? कॉन्क्रीट एक्शन तो देखिए ना, गवर्नमेंट के एक्शन तो यही है ना कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि, मेरे ख्याल में तो इसमें गवर्नमेंट से भी बड़ा रोल मीडिया का है। और मीडिया में जब तक आप जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जो अपनी आइडियोलॉजी, हेट ये गल भी साढ़े उत्ते ही पा देती है, क्योंकि ये एक सोसाइटी की सोच का है ना। ये तो नहीं हो सकता कि मीडिया 24 घंटे जो है वो एक तरफ तो एक्सट्रीमिस्टों को जगह दे, उनकी आइडियोलॉजी को उभारे, और दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर नफरतें पैदा करे, और उसके बाद कहे कि नहीं अब हुकूमत का काम है कि आप संभालें। सो इट्स नॉट ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, इट्स मोर ऑफ आई वुड से कि जो पब्लिक ओपिनियन को मेंट करने की जॉब है, और उसमें मीडिया का रोल एक्चुअली हुकूमत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। ना लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नेशनल एक्शन प्लान पे ही गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे, और इस प्लान में जो हालिया दिनों में तब्दीलियां हुई हैं उस पे बात करेंगे। दिसंबर 2014 में APS साने के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान जो था तरतीब दिया गया था। इसके अंदर जो पॉइंट्स थे उनमें मजहबी इंतहा पसंदी को रोकना, निसाब तालीम को बदलना, मदरसों में इस्लाहात समेत मुख्तलिफ इक़दामात और टारगेट्स जो थे वो तजवीज़ किए गए थे। ताहम अब इतलात सामने ये आ रही हैं कि हुकूमत ने इन 20 नुकात को कम करके एक 14 नुकाती एजेंडा जो है नेशनल एक्शन प्लान के नाम से तरतीब दे दिया है। जबकि इस वक्त सियालकोट के वाक़े के बाद हुकूमत एक दफ़े फिर ये भी कह रही है कि जो मौजूदा नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, और जो मुतल्लका क़वानीन हैं उनमें तब्दीली की भी ज़रूरत हो सकती है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर राना साहब। ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इस तरह के इशूज़ के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी आमिर साहब, ये बताइएगा सर कि ये जो 20 नुकाती एक एजेंडा था इसके अंदर कुछ तब्दीलियां हुई, ये अब कहा जा रहा है कि ज़रा कुछ पॉइंट्स कम हो गए, 14 नुकाती एजेंडा रह गया है, तो कुछ ज़रा तफसील सर हमसे भी इसकी शेयर करें। देखिए, अभी तो ये पब्लिक हो गया है पूरा डॉक्यूमेंट, और ये कैसा नेशनल एक्शन प्लान है कि जिसका ना तो मीडिया को पता है, ना पार्लियामेंट को पता है, और ना ही उन स्टेक होल्डर्स को जो पाकिस्तान में इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं या ओपिनियन मेकिंग करते हैं। तो ये एक पब्लिक कैसे हुआ है ये तो बताएं। अगर किसी को मालूम ही नहीं है तो पब्लिक कैसे हो गया? इवन के तो ये मेरा ख्याल है कि नेक्टा के अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर से भी पूछेंगे शायद उनको भी ना पता हो, क्योंकि वो इस पूरे नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हुआ ये है कि जो रिवाइज हुआ उसमें से तो नेक्टा तो बिल्कुल निकल गया है, और नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलहदा से एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया है। उसके लिए नेक्टा से ज्यादा उसके एलोकेशन भी होगी है फंड्स की। सुनाई ये दे रहा है कि शायद उसने कोई काम भी शुरू कर दिया है, और उसके ऊपर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब भी जो है लाहौर से जो है इंपोर्ट होके आ गए हैं, तो वो काम भी उसने शुरू कर दिया है, और कहीं पे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ। 14 नुकात हैं, और सब 14 नुकात के लिए एक एक रिसोर्स पर्सन जो है वो मुतय्यन किया गया है। एक दो लोग जो पुलिस से सर माफ करिएगा आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, अब जरा कुछ तो हमें समझाएं कि एक तरफ आप कह रहे हैं किसी को मालूम भी नहीं है, तो ये 14 नुकात बने कैसे, किसने फैसला किया, ये जो लोग अपॉइंट हुए हैं ये कहाँ से आए? आप कुछ जरा सर हमें भी तो समझाए ना कि ये क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान में एक ऐसी साइंस है जिसकी जो है इसको इजाद करने वाले जो इसके साइंसदान हैं उनको भी समझ नहीं आती। तो इसको मेरा ख्याल है कि आप इशारा समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हुआ, इवन के शायद ये भी मुमकिन है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो
मिनिस्टर्स हैं हमारे, तो शायद उनके इल्म में भी ना हो जिस वक्त ये फाइनल हो रहा था। तो हमें नहीं पता कि मशावरत कहाँ पे और किस सतह के ऊपर हुई और किन लोगों से हुई, क्योंकि जब नेशनल एक्शन प्लान है और नेशनल है तो उसके ऊपर ज़ाहिर की कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। जैसे ओरिजिनल जब बना तो पार्लियामेंट, कैबिनेट, उसके बड़ी डिबेट के बाद जो है 20 जो पॉइंट्स थे वो फाइनलाइज किए गए थे, तो उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन ये तो इसका तो पूरा फोकस जो है वो चेंज हो गया हुआ है। और अच्छा जो सर, तो ये बताएं कि ये क्या क्या, मतलब कि जैसे आपने कहा कि नेक्टा जो है उसकी अहमियत को कम कर दिया गया है, तो उसके अलावा जो 20 नुकात पहले थे और जो अब 14 नुकात हैं, क्या वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं या सिर्फ इस तरह है कि 20 को कम करके 14 कर दिया है? कैन यू शेयर सम डिटेल्स विद अस? या उसमें नए पॉइंट भी शामिल किए गए हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो फोकस जो है इंटरनल सिक्योरिटी से ज़्यादा एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर चला गया है, और जाहिर है कि उन्हीं इदारों का और एजेंसीज का रोल इसके अंदर ज़्यादा होगा जो एक्सटर्नल थ्रेट्स को इसके अंदर देखेंगे। तो उसमें तो हॉस्टाइल एजेंसीज का रोल है, फिर जो यहाँ पे हाइब्रिड वॉरफेयर की बात होती है उसके ऊपर है, तो ज़्यादा फोकस उस पर चला गया है। अगरचे इसके अंदर काउंटर एक्सट्रीमिज्म का पॉइंट रखा गया है, और लेकिन ये जिन इदारों को, सुनील इदारों को दिया गया है, ज़ाहिर है उनकी कैपेसिटी नहीं है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की। तो ये जो पूरा नेशनल एक्शन प्लान है, तो आप ये समझिए कि सारा फोकस जो है इस वक्त एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर है, और जिन नुकात की तरफ और मसाइल की तरफ आप इशारा कर रही थी, आपने लिखा उसके ऊपर जो सियालकोट के अंदर हुआ और उससे पहले 2-3 महीने से जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो वो खासा उसके ऊपर फोकस कम है इस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर। तो ये पूरा सीक्वेंस है ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आप इसे देखें कि नेशनल जो हमारी कोऑर्डिनेशन बनी है इंटेलिजेंस की, उससे लेके और अभी तक उसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो चेंज हो गया। मेरा ख्याल है कि अभी एक और इस नेशनल एक्शन प्लान को पार्लियामेंट के अंदर मेरा ख्याल है कि हुकूमती पार्टी को भी चाहिए और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो लेके तो आए कि बनाया कि इसमें क्या है, और इसके ऊपर बाकायदा खुल के डिबेट हो, इसकी कोई ऑनरशिप हो, इसका कोई इंचार्ज हो, कोई पार्लियामेंट की ओवरसाइट हो, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस की हो, कुछ तो हो। आमिर साहब, बट माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट क्या ये जो नया प्लान है और जैसे आप कह रहे हैं कि इसका एकदम फोकस भी तब्दील हो गया है, तो क्या इज इट बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन कि जो ओरिजिनल नेशनल एक्शन प्लान था और उसका फोकस जो था या उसकी जो एक अंडरलाइंग अजम्पशन थी वो ये थी कि एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान को, चाहे वो मिलिटेंसी से है, एक्सट्रीमिज्म से है, मदरसों का उसमें जिक्र था, उसके अंदर हेट स्पीच का जिक्र था, तो क्या अब अजम्पशन हमारी ये है कि वो सब मसाइल हमने हल कर लिए हैं इसलिए हम एक्सटर्नल थ्रेट पे अब फोकस करें? नहीं, वो अब इसमें परसेप्शन और पूरा जो डॉक्ट्राइन चेंज हुआ है ये कि जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं बुनियादी तौर के ऊपर ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से हैं, और इस वजह से ये मसाइल हैं। तो इसलिए फोकस उधर एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर चला गया और गया, तो उसको पूरा पैराडाइम शिफ्ट इसे आप कहेंगे कि इसमें अब ये इसको एक्नॉलेज करना कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है इसके कोई सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, ये कोई पाकिस्तान के अंदर ही एक समाजी तब्दीली और नजरियाती सियासी तब्दीली के नतीजे में ये हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही इसमें से फोकस हट गया है। तो बाकी जो रिफॉर्म्स की बात होती थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, मदारिस के अंदर, वो भी जाहिर है कि उसका फोकस जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही हैं और ऑडिट और रजिस्ट्रेशन के जो मसाइल हैं वो भी इसी नुक्ते नज़र से हो रहे हैं। अगर उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के अंदर देखें तो वो पूरी पैराडाइम इसकी शिफ्ट हो गई है, इसको एक्सटर्नल थ्रेट के साथ रिलेट करके देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे सब ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया बाजार में। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे फैसलाबाद के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो चार ख़वातीन को फैसलाबाद के बाज़ार में उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, वो देखे जा सकते हैं, और फिर उनको बरहना हालत में सड़क पर घसीट भी रहे हैं। वीडियो के मंजर-ए-आम के ऊपर आने पर फैसलाबाद के मिल्लत थाने में जो मुतासरा ख़वातीन हैं उनकी तरफ से एक FIR भी दर्ज करवाई गई, जिसमें 4 से ज़ायद मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ तशद्दुद करने और ख़वातीन को सरेआम बरहना करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुतासरा ख़वातीन हैं उनमें एक जो है वो कचरा चुनने वाली खातून भी शामिल हैं। मकामी पुलिस की तरफ से इस वाक़े में मुलव्विस जो अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी का दावा भी सामने आया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ हुसैन लाशाब, नुमाइंदा फैसलाबाद डॉन न्यूज़। वेलकम टू द शो काशिफ साहब। जी बताइएगा कि ये क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की, और अब तक क्या पुलिस कितने लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है? जी वाक़या बिल्कुल कल पेश आया है जैसे कि आपने जिक्र किया, और ख़वातीन जो हैं उन पर डेफिनेटली तशद्दुद भी हुआ है क्योंकि वीडियोस मौजूद हैं, तो उस चीज़ से इनकार तो नहीं किया जा सकता। मुकदमा भी दर्ज हो गया, 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। सर ये पहले बताइए जरा वाक़े की तफसीलात, ये जरा बताइएगा कि ये वाक़या पेश क्यों आया, मतलब कि ऐसा क्या हुआ वहाँ के इन अफराद ने ख़वातीन पे इतना तशद्दुद किया, उनको इतना इस तरह उनके साथ रवैया इख्तियार किया, वजह क्या बनी? अच्छा आर भाई, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो कल जिस तरह से रिपोर्ट होता रहा, जैसे कि पहली वीडियोस आई थी सामने कि ख़वातीन पर पहले दिखाया गया कि सिर्फ तशद्दुद हो रहा है उन पे, और उनके कपड़े भी फटे हुए थे और उनको घसीटा भी जा रहा था, वो डेफिनेटली उस अमल को तो जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद जब शाम को दूसरी CCTV फुटेजेस आई थी और वो हमने रिपोर्ट भी की थी, तो उसमें देखा जा सकता है बड़ा क्लियरली कि 4 ख़वातीन हैं जो एक इलेक्ट्रिक स्टोर में दाखिल होती हैं, जिसमें 3 ख़वातीन जो इलेक्ट्रिक स्टोर का मालिक है उसको दबोच लेती हैं, और एक खातून जो है वो कोई चोरी करने की कोशिश, अब वो सामान क्या था, वो कुछ तारें थी या कुछ भी और सामान, तो वो उसने चोरी किया है और वो फुटेज में देखा जा सकता है। उसके बाद वो ख़वातीन वहां से फरार होने की कोशिश में फौरी तौर पर कामयाब भी हुई हैं, वो निकल गई दुकान से। एक खातून जो थी उसको दुकानदार ने रोक लिया और अपने जो साथी दुकानदार इर्द गिर्द थे दाएं बाएं, उनको उसने आवाजें लगाना शुरू कर दी और वो वहां पे जमा हो गए। इसी असना में जो एक खातून थी जिसने सबसे पहले अपने कपड़े खुद ही फाड़ दिए और वो बरहना हालत में वापस आई, और फिर अपने जो उसकी बाकी ख़वातीन साथी थी उनमें से भी उसने एक के कपड़े फाड़े हैं। तो जो वीडियो में पहले देखा जा सकता है कि 2 ख़वातीन ने तो अपने कपड़े खुद ही फाड़ दिए थे ताकि उन जो दुकानदार थे उनको इसका मुर्द इल्जाम ठहराया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। और फिर जब वाकया पुलिस को भी रिपोर्ट हुआ है और पुलिस को भी पहले वही वीडियोस पेश की गई थी जिसमें ये देखा जा रहा था कि ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है और ख़वातीन को घसीटा भी जा रहा है। ये डेफिनेटली ये हुआ है दुकानदारों की जानिब से कि जब ख़वातीन ने वहां से भागने की कोशिश की है तो 2 ख़वातीन जिनके कपड़े सलामत थे उनको उन्होंने पकड़कर दुकान के अंदर बंद करने की कोशिश की है, और वो खातून जो उनसे भागने की कोशिश कर रही थी उसे जाहिर उन्होंने घसीटा भी है, उसे थप्पड़ भी मारे हैं। जो ख़वातीन उनके काबू में आ गई थी उन पर तशद्दुद हुआ है। इसी पर जो है पुलिस ने फिर एक्शन लिया, वहीं पे सिटी पुलिस ऑफिसर भी वहां पे मौके पे पहुंच गए, जो SSP ऑपरेशन थे वो भी पहुंचे वहां पे। काशिफ साहब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर वो ख़वातीन ने चोरी करने की कोशिश भी की, दुकानदारों ने उन्हें वहां पकड़ा, तो पुलिस के हवाले करने की बजाय उन्हें मारा क्यों, तशद्दुद क्यों किया? और अगर कर भी रहे थे, उनके कपड़े फाड़े थे, तो उनको किसी ने रोकने की वहां क्यों कोशिश नहीं की? जी ये तो डेफिनेटली इखलाकी पस्ती है, बहसीत मुआशरा भी हम सब की और बहसीत कौम भी। ख़वातीन पे डेफिनेटली इस तरह का वो सलूक डिजर्व नहीं करती थी। पुलिस जो है वो भी उन लोगों से कल से यही कह रही है, और जब गिरफ्तार भी हुए हैं तब भी उन लोगों से यही कहा था कि अगर वो चोर भी थी तो आपको फौरी तौर पर पुलिस कॉल करनी चाहिए थी और पुलिस जो है वो एक्शन लेती। हालांकि पुलिस की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुलिस की जो है जिम्मेदारी उसका तयन इस बात से करें कि पुलिस ख़वातीन को पकड़ने गई थी और साथ में कोई लेडी एहलकार नहीं थी, मर्द एहलकार जो थे वही उन्हीं ख़वातीन को वहां से लेके आए हैं, जो आप रेस्क्यू कह लें उनको किया था या उनसे कोई दरखास्त लिखवानी थी जो मुल्जिमान थे उनके खिलाफ, तो उनको भी मेल जो पुलिस वाले थे वही लेके आए और उनको भी थप्पड़ मारे गए वहां पे, और फिर उनको गाड़ी में बिठाया गया और थाना मिलट टाउन में लेके गए। उन बेचारी ख़वातीन जिनके साथ पहले आप कह रहे हैं कि दुकानदारों ने बदतमीजी की, उसके बाद पुलिस वालों ने भी उनको मारा। जी पुलिस वालों ने भी उन पे थप्पड़ बरसाए क्योंकि वो लोग थाने जा ही नहीं रहे थे डरते।
اور پولیس جو تھی، پولیس ڈیفینیٹلی اپنی کارروائی قانونی کرنے کے لیے انہیں ایک اپلیکیشن کی ضرورت تھی جو کہ ان متاثرہ خواتین کی جانب سے آئے گی، اور پھر اس میں ملزمان کو نامزد کیا جائے گا اور کچھ نامعلوم افراد بھی اس میں رکھے جائیں گے تاکہ بعد میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے. تو ڈیفینیٹلی کل پولیس نے بھی ان پر تھپڑ مارے ہیں، اور پولیس کی جانب سے جس شخص نے تھپڑ مارے تھے، جس اہلکار نے، اس کو پھر آج شام کی اطلاعات کے مطابق معطل بھی کر دیا گیا تھا. تو کل یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد ایف آئی آر بھی درج ہو گئی. پھر آج ان لوگوں کو عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا. 3 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ملزمان کا آج دے دیا گیا. اب 3 روز مزید اگلے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی. پولیس سے جب ہماری بات ہوئی اس معاملے پہ تو ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ جو دکاندار حضرات ہیں وہاں پہ ان لوگوں نے ڈیفینیٹلی زیادتی کی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. خواتین کی جانب سے کیونکہ ابھی ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں، خواتین کی جانب سے یہ دعویٰ تو کیا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ اتارے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا تھا، لیکن ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں خواتین جو ہیں ان کا بھی قصور نظر آ رہا ہے کہ ان کی انٹینشن بھی تھی صرف اس معاملے سے بچنے کے لیے شاید، یا اس معاملے کو ملزمان کو بلیک میل کرنا چاہ رہی تھیں. اب یہ مزید آگے انویسٹیگیشن ہوگی پولیس کی تو اس میں پتہ چلے گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.